तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट और कंफर्ट कंडीशंस के बारे में, ठीक है ना, कि एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट किस तरीके से होते हैं, कंफर्ट कंडीशन क्या होती है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो नो डाउट क्लाइमेट एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, क्लाइमेट होता क्या है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन देखते हैं क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट बेसिकली एक स्टैटिक्स होती है, ठीक है ना, किसकी, वेदर की, एक बहुत लंबे टाइम के दौरान, हो सकता है ये टाइम 30 ईयर्स हो, ठीक है ना। मतलब ये एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि जो क्लाइमेट होता है एक बहुत लंबा टाइम का वेदर होता है, ठीक है, जिसको हम 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको मेज़र कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय असेसिंग द पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, atmospherical particles count and other meteorological variables in a given region over long period of the time, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको कैसे मेजर करते हैं हम, कि जब हमारे सामने टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हो रहा हो, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा हो, विंड चेंज हो रही हो, प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा हो, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल काउंट चेंज हो रहे हो, तो इनको सब कुछ एक पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग जब चेंज करते हैं तो वही हमारा किसके अंदर आता है, मेजरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्टडी को कि क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली ये एक स्टडी होती है किसकी, एटमॉस्फेयर की और वेदर पैटर्न्स की ओवर अ टाइम, ठीक है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर पैटर्न्स ओवर द टाइम। दिस फील्ड ऑफ साइंस फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग वेदर पैटर्न्स। मतलब ये जो साइंस का जो फील्ड है ये क्या फोकस करता है, ये फोकस करता है रिकॉर्डिंग में और एनालाइजिंग के अंदर, किसके, वेदर पैटर्न के, कि वेदर का जो पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं कि क्लाइमेट्स के जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के, वो क्या क्या हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज़ द नेट इन्फ्लुएंस ऑफ, कौन कौन सा है तो देखते हैं। पहला है इसमें सोलर रेडिएशन। पहले हम एक बार 1 बाय 1 के नाम देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। फिर है टेम्परेचर ऑफ एयर, फिर है इसका विंड, then humidity, then precipitation, ocean currents, then topography of the place, ठीक है। तो पहला बात करते हैं इसके अंदर किसकी, सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन की जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ये 2 वर्ड्स आते हैं। तो जब कंडक्शन एंड कन्वेंशन को एक मीडियम चाहिए होता है, किसके लिए, सोलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसके, हीट के, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये रेडिएशन होता है ये बहुत बड़ा मोड होता है, बहुत तेज़ी का मोड होता है, जो कि हीट को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो रेडिएशन इज़ अ फास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट नीड्स नो मीडियम, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये जो है क्लाइमेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में सोलर रेडिएशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हीट्स द अर्थ सरफेस विच इन टर्न डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड अबव, ठीक है। तो जब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक इफेक्ट होता है एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या होता है, वो बेसिकली एक रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी होती है किसकी, सरफेस की, टू द सोलर रेडिएशन। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम प्योर आइस क्रिस्टल की बात करते हैं तो प्योर आइस क्रिस्टल के रिगार्डिंग दैट इज़ 90% एल्बिडो। हम बात करते हैं वाइट वॉश्ड स्मूथ सरफेस की, दैट इज़ 75%, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन सनलाइट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स। और जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज एज इट इज बोथ अ रिक्विसाइट फॉर विटामिन D3 सिंथेसिस एंड म्यूटेशन, ठीक है ना। और हमको पता है कि एक सनलाइट को अगर अर्थ पे आना है, सरफेस पे आना है, तो इट टेक्स 8.3 मिनट्स टू रीच अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर टेम्परेचर ऑफ द एयर की, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ द एयर के बारे में बात करते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर एरिया का वो डिटरमाइन किया जाता है सोलर रेडिएशन के अमाउंट से, ठीक है, विच फॉल्स अपॉन द एरिया ड्यूरिंग ईच सीजन, जो कि हर सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे मे बी रिकॉर्डेड एट द डे ब्रेक एंड हाइएस्ट टेम्परेचर अराउंड 2 PM, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपको। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कंक्रीट रूफ स्लैब, सीमेंट, प्लास्टर्ड वॉल्स, हीट एब्जॉर्बिंग डार्क कलर्स readily conduct heat and at times make the enclosed room hotter than surrounding, ठीक है। अब जैसे वाटर बॉडीज़ हो गई, जैसे वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं जिसके अंदर लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, सी हो गया, ये सारे के सारे ऐसे बफर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर में इतना सही ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना।
फिर हम बात करते हैं थर्ड है हमारा विंड। तो विंड को आपको पता ही कि विंड के बारे में, जो विंड होती है वो एक मोशन होता है किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। और इसको डेजिग्नेटेड करते हैं कैसे हम, बाय द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब किस ओरिजिन से ये चल रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो डायरेक्शन और वेलोसिटी है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किस किस चीज़ में, कूलिंग कंट्रोल करने में, ठीक है ना। उसके बाद रेनिंग करने में और वेंटिलेशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, विंड पावर इज़ ए पॉपुलर सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर दैट हैज़ ए मच स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट कंपेयर टू द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। तो आपको पता है ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, मॉइस्चर, आपके एनवायरनमेंट में आपके सराउंडिंग कितना मॉइस्चर है। जैसे बारिश होती है, बहुत कम बारिश हुई तो कम बारिश होने के कारण बोलते हैं ना कि चिपचिपाहट हो रही है, मस्का हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। मतलब अगर आपके सराउंडिंग के आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, मेरी ज़्यादा है। तो बेसिकली वाटर वेपर, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, ह्यूमिडिटी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज जनरली इनविजिबल टू द ह्यूमन आई। हमको पता है कि ह्यूमन आई से हम देख सकते नहीं है इसको, ठीक है। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइकलीहुड फॉर प्रेसिपिटेशन, ड्यू और फॉग टू द प्रेजेंट्स। अब ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो नो डाउट आप खुद सोचिए, अगर मान लो मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ह्यूमिडिटी क्या होगी मेरी, क्योंकि मेरा इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर में डिक्रीज़ है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, अभी भी हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर है, तो उससे ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है एक फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, आप सामने देखो, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको परसेंटेज में मेंशन करते हैं, दैट इज़ एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100, दैट इज़, तो ह्यूमिडिटी आई कैन राइट हेयर, दैट इज़ एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100 दैट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं इसके अंदर, कुछ लोग इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो एक ही बात है, एक फॉर्मूला था। चलो अब बेसिकली 3 प्राइमरी मेजरमेंट्स होते हैं ह्यूमिडिटी के, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्पेसिफिक। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो डिस्क्राइब करती है वाटर कंटेंट का पाया जाना एयर के अंदर, और इसको हम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में और ग्राम्स पर किलोग्राम में मेजर करते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको हम एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट करती है, एक प्रेजेंट स्टेट किसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, रिगार्डिंग किसके, रिलेटिव किसके, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी के एट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक रेशो होता है किसका, वाटर वेपर मास का टू द टोटल मॉइस्ट एयर इन पार्सल मासेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी, प्रेसिपिटेशन एंड ओशियन करंट्स। तो आपको पता है ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जो पूरी की पूरी बारिश हो रही है, रेनफॉल जो हो रहा है, सो टोटल अमाउंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और जो बेसिकली जो हमारा ग्रोथ होता है वेजिटेशन का, वो किस पर होता है, वो पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके प्रेसिपिटेशन के ऊपर, ठीक है ना। ओशियन करंट्स का इफेक्ट क्या होता है, तो ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, मेट्रोलॉजी प्रेसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर दैट फॉल्स अंडर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द क्लाउड्स। मैंने बताया कि वाटर साइकिल होता है, इसके अंदर पानी जो होता है हमारा वेपर की फॉर्म में जाएगा ऊपर, फिर कंडेंस होगा और फिर वो नीचे एज ए रेनफॉल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस की। तो आपको पता है कि व्हाट डू मीन बाय टोपोग्राफी। टोपोग्राफी की स्टडी होती है किसकी, एक फीचर्स की और फॉर्म्स की, एक पर्टिकुलर लैंड के सरफेस की, ठीक है ना। तो इसके अंदर बताया गया बेसिकली टोपोग्राफी के बारे में, और इसको बोल सकते हैं दैट इज़ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लैंड्स। तो अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट साइड मेकिंग जो एंगल होता है वो 4 डिग्री होता है विद द हॉरिजॉन्टल। और अगर हम हिली रीजन्स की बात करें तो जो एंगल बनता है वो बनता है 20 डिग्री से ज़्यादा, किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अपन ने इस लेक्चर में क्या क्या देखा बच्चों, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अपन ने टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उससे पहले अपन ने यहाँ पढ़ा कि प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे एक वर्ड भी यहाँ पर आया भी हुआ है, देखो मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर, आपकी ड्रिजलिंग, रेन, स्लीट, स्नो, आइस, ग्रपल, हेल्स, ये सब आएंगे जब आप WRE पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में। तो ये सारे के सारे जो आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं, इसकी डेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इसके अंदर
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।